बीते 10 महीनों की सरकार के दौरान बीजेपी की पहली पूर्ण कार्यकारिणी की 2 दिन की बैठक के लिए बेंगलुरु में तैयारियां जोरों पर है। कार्यकारिणी का एजेंडा तय करने के लिए पदाधिकारियों की अहम बैठक आज बुलाई गई है। प्रधानमंत्री भी आज शाम बेंगलुरु पहुंच रहे हैं। जिस जमीन से बीजेपी के लिए दक्षिण में बहुमत की सरकार का दरवाजा खुला था, कर्नाटक के उसी बेंगलुरु की सड़कें सज धज गई हैं कमल के फूल वाले झंडों से। दक्षिण के राजनीतिक बंजर में फिर से कमल खिलाने की तमन्ना पाले 10 महीने की मोदी सरकार का लेखा जोखा बेंगलुरु के सुहाने मौसम में तय होगा, जिसे लेकर प्रधानमंत्री का जोश लगातार बुलंदियों पर चढ़ रहा है। आज मैं सीना तान करके आपके सामने हिसाब देने आया हूं। 10 महीने हो गए सरकार को, 1 लाख नहीं लगा मेरे भाई बहनों, 1 लाख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए गुरुवार शाम को बेंगलुरु पहुंच रहे हैं, तो पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने बुधवार शाम से ही बेंगलुरु में डेरा जमा लिया है। बैठक के कार्यक्रम के मुताबिक गुरुवार को पार्टी पदाधिकारियों की बैठक होगी। गुरुवार की बैठक में कार्यकारिणी बैठक का एजेंडा तय होगा। राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव की रूपरेखा बनेगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुक्रवार 3 अप्रैल सुबह से शुरू होगी। 3 अप्रैल शाम को बेंगलुरु में बड़ी रैली का आयोजन किया गया है, जिसे प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। शनिवार 4 अप्रैल दोपहर तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चलेगी। बैठक में बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा दिलाने वाले सदस्यता अभियान की समीक्षा होगी। 10 महीने की मोदी सरकार की उपलब्धियों समेत भविष्य की अहम योजनाओं का ब्यौरा भी बैठक में पेश होगा। दिल्ली की चुनावी हार के कारणों पर भी कार्यकारिणी में मंथन हो सकता है। भविष्य की चुनौतियों के मद्देनजर बैठक में दिसंबर 2015 में बिहार चुनाव में विजय की रणनीति पर खास चर्चा होगी। अगले साल के शुरू में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और केरल के साथ यूपी के चुनावों के लिए एजेंडा भी बैठक में तय किया जाएगा। हम 2019 को पहुंचते पहुंचते लोकसभा में चुनाव में हमारे 20 मुख्यमंत्री होंगे, 20 राज्य एनडीए के होंगे। सरकार के आने के बाद देश हित में किए जाने वाले जो कार्यक्रम हैं, चाहे वो बजट के माध्यम से, चाहे स्वतंत्र रूप से, उन सारे बातों के विषय में गहराई से विचार विमर्श होगा और जो लोगों तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम पार्टी के ओर से होना चाहिए आने वाले 2-3 महीने में, ये भी हम विचार विमर्श करेंगे। बैठक में जहां सरकार की उपलब्धियों पर बिंदुवार चर्चा होगी, वहीं सवाल उन आरोपों की काट का भी है जिसमें विपक्ष ने सरकार को किसान विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक बताना शुरू कर दिया है। किसान से बिना पूछे उसकी जमीन को आप हड़प लें और जो पर्पस डिफाइन किया है उससे हटकर उस जमीन का दुरुपयोग करें चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। बीजेपी का जिन लोगों ने चुनाव में लड़ने में चंदा दिया, संसाधन दिए, उन लोगों का एहसान चुकाने के लिए आज ये किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। बेंगलुरु कार्यकारिणी की बैठक बीजेपी के लिए इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि पार्टी के सदस्यता अभियान के मुताबिक वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 8.5 करोड़ सदस्यों से ज्यादा सदस्य बनाकर दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का तमगा हासिल कर चुकी है। फिलहाल बीजेपी ने 10 करोड़ सदस्य बनाने का टारगेट तय कर सदस्यता अभियान का वक्त बढ़ा दिया है। बीजेपी की यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह यहां से अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देंगे कि आने वाले दिनों में पार्टी और सरकार की नई दिशा क्या होगी। अब देखना यह है कि बदलती हुई बीजेपी क्या अपने पुराने मुद्दों और विचारधारा को लेकर आगे बढ़ेगी या इन सब को छोड़कर अपनी एक अलग राह बनाएगी। कैमरामैन संजीव कुमार और अशोक सिंघल के साथ हिमांशु मिश्रा, बेंगलुरु, आज तक। बहुमत के साथ केंद्र में बीजेपी का ये नया दौर है जिसमें सरकार और संगठन दोनों पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की उसी जोड़ी का नियंत्रण है जिसने गुजरात को बीजेपी के किले में तब्दील किया। अब वही जोड़ी केंद्र की सियासत में भी सफलता का नया तिलिस्म गढ़ रही है। आज मैं सीना तान करके आपके सामने हिसाब देने आया हूं। 10 महीने हो गए सरकार को, 1 लाख नहीं लगा मेरे भाई बहनों, 1 लाख। आज के दौर में बेदाग होना भी कम बड़ी बात नहीं है और प्रधानमंत्री मोदी को मालूम है कि घपले घोटाले के किस्से कहानियों से भरे राजनीतिक रास्ते में उन्हें अपनी सरकार का प्रचार कैसे करना है। यही वजह है कि वो कोयला ब्लॉक की नीलामी से हो रही कमाई पर अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हैं तो यूपीए सरकार को आईना भी दिखाते हैं। आज कोयले को हमने हीरा बना दिया, हीरा बना दिया भाई।
204 में से अभी सिर्फ 20 की नीलामी हुई है, ज्यादा अभी बाकी है, सिर्फ 20 की। और आपको मालूम है, जिन 204 खदानों से हिंदुस्तान की तिजोरी में 1 रुपया नहीं आता था, सिर्फ 20 की नीलामी से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम सरकार के खजाने। 10 महीने की सरकार के हिसाब से प्रधानमंत्री का दावा है कि बताने के लिए सरकार के पास बहुत कुछ है। मसलन सरकार ने 7.4% की विकास दर हासिल कर सबसे तेज रफ्तार वाली अर्थव्यवस्था होने का दावा किया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बीमा योजना के साथ 6 महीने में 13 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खुले, जबकि लक्ष्य 10 करोड़ खातों का था। महंगाई पर रिकॉर्ड वक्त में काबू पाया गया। पेट्रोल डीजल के दामों में रिकॉर्ड कमी आई। 2019 तक सड़कों पर जलमार्गों के विकास पर 10 लाख करोड़ के निवेश का ऐलान किया गया। सरकार जून 2015 तक हर स्कूल में शौचालय के साथ स्वच्छता अभियान, सांसद ग्राम विकास योजना को भी उपलब्धियों में शुमार कर रही है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया की महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ उद्योग और रोजगार सृजन का दावा किया गया है। सरकार के मुताबिक 2022 तक वो हर परिवार को पक्का घर और पीने के साफ पानी का बंदोबस्त कर देगी। विकास में राज्यों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन कर केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 42% तक करने को भी मोदी सरकार ने उपलब्धियों में शुमार किया है। कार्यकारिणी की बैठक में मोदी सरकार की 10 महीनों की उपलब्धियों के बीच सवाल उन तमाम मुद्दों पर भी है जिन्हें विपक्ष ने मोदी सरकार पर हमले का हथियार बना लिया है। मसलन काले धन पर सरकार की उपलब्धियों का ऐलान विपक्ष के निशाने पर है, तो मुद्दा ये भी है कि सरकार की घोषणाएं हकीकत से दूर हैं। ये तो यही है, पहले अप्रैल फूल्स डे हुआ करता था, आजकल फेकू जुमला डे है। तो जो वादे किए थे वो सब भुला रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना लिया। अब लोगों को सोचना चाहिए। 10 महीने में मोदी सरकार की जितनी उपलब्धियां हैं, विपक्ष के उतने ही सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार जिस रफ्तार से उपलब्धियां गिना रही है, उसी रफ्तार से आम लोगों को राहत क्यों नहीं पहुंच रही है। हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, बेंगलोर आज तक। मोदी सरकार 10 महीने की उपलब्धियों में मगन है, लेकिन सरकार के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। 10 महीने की सरकार को विपक्ष अध्यादेशों की सरकार बता रहा है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी गठबंधन से लेकर लैंड बिल तक तमाम मुद्दे हैं जहां मोदी सरकार को बैकफुट पर खड़ा होना पड़ा। संसद के बजट सत्र में लोकसभा में आनन फानन में मोदी सरकार ने लैंड बिल तो पास करा लिया, लेकिन संसद से सड़क तक विपक्ष के ताबड़तोड़ हमलों ने सरकार की छवि को लेकर ही तीखे सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष के दबाव ने राज्यसभा में लैंड बिल का रास्ता रोक लिया है। सवाल भूमि अध्यादेश पर खड़ा है, जिसकी मियाद 5 अप्रैल को खत्म हो रही है। किसान संगठनों समेत समाज सेवी अन्ना हजारे का रुख सरकार विरोधी हो चुका है। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत तमाम राजनीतिक दल आर पार के मूड में आ चुके हैं। 22 अप्रैल को भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ पूरे देश के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी से जुड़े हुए किसान दिल्ली की संसद का घेराव करेंगे। महाभारत शुरू करना है भूमि अधिग्रहण के मामले में, वादा खिलाफी के मामले में। अब ये देश की जनता और किसान बचा हुआ तबका है हमारा, उसके संपत्ति को हड़पना चाहता, विदेशी को लोग बैठाना चाहता है। जमीन अधिग्रहण के साथ श्रम सुधारों का पेच भी मोदी सरकार के सामने खड़ा है। मेक इन इंडिया की मुहिम बगैर श्रम सुधारों के पूरी नहीं होगी और श्रम सुधारों को लेकर संघ परिवार से जुड़े श्रमिक संगठन भी सरकार से सहमत नहीं है। सरकार की नीतियों को लेकर जहां सड़क पर घमासान है, वहीं एनडीए के सहयोगी दलों के अपने सवाल हैं। पंजाब में बीजेपी का एक गुट बादल सरकार के लिए मुसीबत बन गया है, तो महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ रिश्ते अब तक पटरी पर नहीं है। मोदी के सामने नई मुश्किल पीडीपी के साथ गठबंधन ने भी खड़ी कर रखी है। जम्मू कश्मीर में जमहूरियत के लिए मोदी सरकार ने कदम बढ़ाए, लेकिन सरकार बनते ही सर पर ओले बरसने लगे। घाटी में चुनाव की सफलता में पाकिस्तान के रोल पर मुफ्ती की 2 टूक मोदी सरकार का सरदर्द बनी, तो अलगाववादी मसरत आलम की रिहाई के फैसले ने बीजेपी को बड़ी मुश्किल में डाल दिया।
गठबंधन की अंदरूनी चुनौतियों के बीच मोदी सरकार से जुड़ी भगवा ब्रिगेड रह रहकर अलग बेसुरा राग अलापने लगती है। कभी लव जिहाद का मुद्दा गरमाता है तो कभी घर वापसी के अभियान का विवाद। ये संदेश देना चाहती हूँ और यहाँ आबिद रजा को कहना चाहती, 1400 साल पहले तुम्हारे पुरखे राम थे तो हम तुम्हें न्योता दे रहे हैं। इनविटेशन साध्वी प्राची भेज रही है, आजम खां शाही इमाम को भेज रही है कि आओ तुम्हारे लिए हमारे घर के दरवाजे खुले हैं, घर वापिस आ जाओ। खुद सरकार के मंत्रियों के विवादित बयान सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। एक विवाद सुलझता है तो फौरन दूसरा विवाद खड़ा हो जाता है। अगर राजीव गांधी कोई नाइजीरियन लेडीज से ब्याह किए होते, वही चमड़ा नाम था, तो क्या कांग्रेस पार्टी उसको नेतृत्व स्वीकारती क्या? विवादों के साथ सरकार का रिश्ता मानो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। ऐसे में सबका साथ सबका विकास का एजेंडा रफ्तार पकड़े भी तो कैसे? जाहिर तौर पर विकास के लिए जरूरी संवाद कायम होने से पहले ही कोई न कोई विवाद सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर देता है। आज तक ब्यूरो। नए दौर की बीजेपी बन गई है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। हाईटेक बीजेपी में अब हर काम ऑनलाइन है, बूथ तक बंदोबस्त तगड़ा बनाया जा रहा है। जरा सोचिए, जिस पार्टी के कार्यकर्ता ही 10 करोड़ होंगे, उस पार्टी की जमीनी ताकत कितनी होगी? लेकिन इस पर सवाल भी कम नहीं है। ये नए दौर की बीजेपी है। ये बीजेपी हाईटेक बीजेपी है, ऑनलाइन बीजेपी है, जहां सदस्यता ऑनलाइन, कार्यकर्ता ऑनलाइन, नेता ऑनलाइन। नतीजा यह है कि पार्टी पॉलिटिक्स में जो बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा कर रही है, उसी के सामने चुनौती ये खड़ी है कि सरकार और संगठन का काम जमीन पर कैसे दिखे। दक्षिण भारत में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक में सत्ता में हम नहीं है। एक बार हम सत्ता में था, मगर हमारा अंदर का थोड़ा कमियों को दूर करेंगे। वो कमी दूर करेंगे। दिल्ली में केजरीवाल के सामने विधानसभा चुनाव की करारी हार का मतलब बेंगलुरु में समझने की कोशिश पर सवाल कायम है। सवाल ये कि जब खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बूथ के बंदोबस्त में जुटे थे, पन्ना प्रमुखों की मीटिंग ले रहे थे, सीएम उम्मीदवार से लेकर प्रचार की रणनीति तय कर रहे थे, फिर दिल्ली की जनता की नब्ज समझने में आखिर चूक हुई कहां? सही है कि देश के तमाम राज्यों में बीजेपी की सफलता का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गोवा के साथ महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर समेत देश के 13 राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगियों की सरकारें बन चुकी हैं। लेकिन जनादेश साबित करने की बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल समेत तमिलनाडु और केरल के आगामी चुनावों में खड़ी होगी। दक्षिण में बीजेपी को भविष्य के सहयोगियों की शिद्दत से तलाश है। इधर यूपी और बिहार में लालू मुलायम की रिश्तेदारी वाली साझेदारी से जनता परिवार मोदी का रास्ता रोकने के लिए एकजुट होकर मोर्चा संभालने की तैयारी में लग गया है। यूपी और बिहार में बीजेपी के सामने सीएम का चेहरा चुनने की वो चुनौती भी खड़ी है जिसने ऐन वक्त दिल्ली में बीजेपी की लुटिया डुबो दी थी। साफ है कि भविष्य के रण में बीजेपी के रास्ते में कांटे ही कांटे हैं, क्योंकि मोदी के करिश्मे से ही आखिर राज्यों की राजनीति को ऑक्सीजन कब तक मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।